मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों आज हम लोग जीव विज्ञान में कोशिका के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने इसके पहले बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। और सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है मित्रों? तो पीपी येलो माइकोप्लाज्मा ग्रेविसेप्टिकम जिसको कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजिक जोकर कहते हैं। अगर पौधों में पूछा जाए सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाया जाता है, तो बोमेरिया निविया। किसमें पाया जाता है मित्रों? बोमेरिया निविया। अगर देखा जाए सबसे छोटी कोशिका तो पीपी येलो, ये जान गए। अब प्रश्न ये बनता है कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मित्रों कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो मित्रों यहाँ हम दो कोशिकाओं के बारे में हमने बताया है कि सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। यानी कोशिका को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और क्या है मित्रों? यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रश्न ये बनता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होता क्या है, पाया किसमें जाता है? अब प्रोकैरियोटिक को अगर हम तोड़ते हैं तो प्रोधन कैरियोन अर्थात प्रोधन कैरियन शब्द से मिलकर बना है, जिसका प्रो का अर्थ होता है प्रिमिटिव। प्रो का अर्थ क्या होता है मित्रों? प्रिमिटिव। और प्रिमिटिव और कैरियन का अर्थ होता है न्यूक्लियस। कैरियन का अर्थ क्या होता है मित्रों? न्यूक्लियस अर्थात केंद्र। और प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य। आद्य मीन्स होता है प्राचीन। यानी जब मानव और उस तरह मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो उस समय जो है आद्य कोशिका, उस समय जीवाणु वगैरह पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते थे। उस समय की बात हो रही है कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसे जो है मतलब जीवाणु में पाए जाते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, या कह सकते हैं आर्किया में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? आर्किया। दूसरी चीज मित्रों, प्रोकैरियोटिक सेल में की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन द्वारा होता है। किसके द्वारा? बाइनरी फिजन द्वारा होता है। उसी को हम एमाइटोटिक डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? एमाइटोटिक डिवीजन कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं इसे? एमाइटोटिक डिवीजन कहते हैं। अब एमाइटोटिक डिवीजन द्वारा होता है। अब एमाइटोटिक डिवीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर इसका मतलब है कि इसमें जो है सेक्सुअल नहीं होता बल्कि बाइनरी फिजन अर्थात विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा मित्रों? विखंडन द्वारा। अब विखंडन जो है, जिसको बाइनरी फिजन को हम क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। दूसरी चीजें जान रही है कि यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में 2 चीजें जान गए। ये कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, आर्किया में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रोकैरियोटिक का सेल डिवीजन कैसा होता है? बाइनरी फिजन द्वारा अर्थात द्विविखंडन द्वारा, विखंडन द्वारा होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? एमाइटोटिक डिवीजन कहते हैं। दूसरी चीज मित्रों, यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक, तो इसको हम तोड़ेंगे तो यू धन कैरियन शब्द से मिलकर बना है। यू प्लस कैरियन से मिलकर बना है। यू मीन्स होता है ट्रू। ट्रू मीन्स क्या होता है? सत्य। और कैरियन मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्रक। यानी जो सत्य कोशिकाएं होती है, इसे सत्य कोशिका भी कहा जाता है यूकैरियोटिक को। इसका मतलब ये खुद पता चल रहा है कि सत्य कोशिका किसमें पाया जाएगा? यानी हायर एंड लोअर प्लांट एंड एनिमल कह सकते हैं। नहीं तो दूसरी बात हम कह सकते हैं कि यह कोशिका प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, फंगस में, कवक में पाया जाता है, सी एल्गी समुद्री शैवाल में पाया जाता है। ये कोशिका कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्लांट में, एनिमल में, फंगस में और समुद्री शैवालों में पाया जाता है। यहाँ पर अच्छा सेल डिवीजन कैसे होता है?
तो यहाँ तो सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है मित्रों। कितने प्रकार से? दो। कौन कौन? एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियासिस। माइटोसिस और मियासिस। तो माइटोसिस का जो काम होता है ये मित्रों न्यू बॉडी सेल्स का निर्माण करता है। किसका? न्यू बॉडी सेल्स का क्या करता है? निर्माण करता है। अर्थात हिंदी में कहना चाहें तो नई जो शरीर कोशिकाएं बनती है उसके निर्माण में माइटोसिस भाग लेता है, सूत्री विभाजन भाग लेता है। और मियासिस का जो काम होता है वो सेक्स सेल बनाती है, अर्थात लैंगिक कोशिकाएं बनाती है, जिसे हम मियासिस के द्वारा ये क्रिया होती है। क्या काम करता है ये? सेक्स सेल अर्थात लैंगिक कोशिकाएं बनाती है। तो एक बार फिर जान लीजिए कि जो है यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है। यूकैरियोटिक सेल में सेल डिवीजन जो होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है, और किसके द्वारा? मियासिस के द्वारा, जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन या मियासिस कहते हैं। और माइटोसिस का काम क्या होता है? न्यू बॉडी सेल्स का निर्माण करना, अर्थात नई शरीर कोशिकाएं बनाती है। जबकि मियासिस जो होता है वो सेक्स सेल अर्थात लैंगिक कोशिकाएं बनाती है। मित्रों आइए हम अगली टॉपिक में प्रोटोप्लाज्म के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों आइए हम लोग प्रोटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। मित्रों प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? प्रोटोप्लाज्म जो है ये एक झिल्ली है जिसके अंतर्गत साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस आते हैं। कौन कौन मिलकर के बनते हैं प्रोटोप्लाज्म? कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य बनाते हैं। तो आइए मित्रों पहले हम साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से आर्गन आते हैं? सेल ऑर्गेनेल आते हैं, कौन कौन से कोशिकांग आते हैं? तो देखिए साइट के कारण मिर्लीपाल को इंडिया में गोली मार दिया। साइट के कारण मिर्लीपाल को इंडिया में गोली मार दिया। तो साइट से क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत कोशिका द्रव्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? के कारण से कुछ नहीं है। मी से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, री से राइबोसोम हो गया, और ली से लाइसोसोम हो गया, पाल से हो गया प्लास्टिड जिसे हम हिंदी में लवक कहते हैं, इंडिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अंतःप्रदव्य जालिका, और गोली से गाल्जी बॉडी हो गया जिसे हम गाल्जी काय कहते हैं, और मार से माइक्रो बॉडी हो गया मित्रों। और माइक्रो बॉडी कहाँ पाया जाता है? सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। जो प्रोटोजोआ फाइलम के मेंबर में सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है उसी में माइक्रो बॉडी पाई जाती है। इतना समझ में आया मित्रों? तो क्या क्या साइटोप्लाज्म में आता है? यानी फार्मूला क्या है कि साइट के कारण मिर्लीपाल को इंडिया में गोली मार दिया। इंडिया में क्या मार दिया? गोली मार दिया। तो साइट से साइटोप्लाज्म, मी से माइटोकॉन्ड्रिया, री से राइबोसोम, ली से लाइसोसोम, पाल से प्लास्टिक, इंडिया से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया जिसे हम अंतःप्रदव्य जालिका कहते हैं, गोली से क्या हो गया? गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय कह सकते हैं, मार से क्या हो गया मित्रों? तो माइक्रो बॉडी, या इसी माइक्रो बॉडी पाया कहाँ जाता है? सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मित्रों? सीलिया और फ्लैजिला में पाया जाता है। और सीलिया और फ्लैजिला किस मेंबर में होता है? तो प्रोटोजोआ फाइलम के मेंबर में ये सीलिया और फ्लैजिला पाया जाता है। जैसे यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, इन सब में पाया जाता है। तो आइए मित्रों सबसे पहले हम लोग जो है प्रोटोप्लाज्म के और आंतरिक भाग में चलते हैं, अंदर पढ़ते हैं, और यहाँ से प्रोटोप्लाज्म से कौन कौन मटेरियल निकलता है, कौन कौन जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं। जैसे वहाँ से कई मटेरियल निकलते हैं कि एल्कलाइड निकलता है,
गम निकलता है, लेटेक्स निकलता है, टैनिन निकलता है, रेजिन निकलता है। ये सब मिनरल क्रिस्टल के अंतर्गत आते हैं। ये सब वहां से रिलीज होते हैं। कहाँ से? प्रोटोप्लाज्म से। क्या क्या? एक बार और सुन लीजिए। अल्कलॉइड, गम, लेटेक्स, टैनिन और क्या? रेजिन। ये सब है क्या? ये एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उत्सर्जी पदार्थ। और यहीं से जैसे मार्फिन वगैरह है, हींग है, ये सब यहीं से निकलते हैं। तो आइए मित्रों देखते हैं उसके बारे में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मित्रों, हम लोग एक्सक्रीटरी मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म के बारे में जानते हैं, जानेंगे। देखिए क्या क्या कौन कौन एक्सक्रीटरी मटेरियल छोड़ता है। तो यहाँ एक फार्मूले के माध्यम से अलका के गम में, एक लड़की थी अलका, उसके प्रेम में, यानी अलका के गम में लेट होने से तूने रेजिन का क्रिस्टल रख दिया। अलका के गम में लेट होने से तूने रेजिन का क्रिस्टल रख दिया। तो अलका से हो गया अल्कलाइड, यानी ये जो है एक्सक्रीटरी उत्सर्जी के रूप में कोई इसका द्रव्य जो होता है साइटोप्लाज्म, ये अल्कलाइड के रूप में छोड़ता है, जैसे मार्फिन वगैरह। गम, गम में गोंद होता है, गोंद निकालता है, यानी गम होता है। लेटेक्स, टैनिन, रेजिन, रेजिन हींग के द्वारा निकाला जाता है। ये सब मिनरल क्रिस्टल है। ये क्या है मित्रों? सभी मिनरल क्रिस्टल है। तो साइटोप्लाज्म क्या क्या छोड़ता है, क्या क्या उत्सर्जी के रूप में निकालता है? तो अल्कलाइड है, गम है, लेटेक्स है, टैनिन है, रेजिन है। ये सब मिनरल क्रिस्टल वो उत्सर्जी के रूप में क्या करता है मित्रों? निकालता है। दूसरी चीज अब यहाँ बात करते हैं कि केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में जानते हैं। केंद्रक है क्या? केंद्रक का कुछ पार्ट जानेंगे, बाकी लास्ट में न्यूक्लियस में पढ़ाएंगे, वहां बताएंगे। तो आइए मित्रों, ये भूलना नहीं चाहिए कि अलका के गम में लेट होने से तूने रेजिन का क्रिस्टल क्यों रखा या रख दिया? तूने रेजिन का क्रिस्टल रख दिया। तो आइए मित्रों देखते हैं, अगला न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे मित्रों? न्यूक्लियस की, केंद्रक की। केंद्रक की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रक में, केंद्रक तो दोनों में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है मित्रों। आइए हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में जानते हैं। आइए मित्रों देखते हैं न्यूक्लियस है क्या। न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक, तो केंद्रक के बारे में अगर जानते हैं, न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि यहाँ इसका एक फार्मूला है, N3C कह सकते हैं, N3C। अब N3C क्या है? जैसे यहाँ एक फिगर मैं बना दे रहा हूं। तो जैसे ये हो गया, ये आपका हो गया मान लीजिए न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस हो गया। केंद्रक, इसके बीच में जो है न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये है, और इसके अंदर जो है क्रोमेटिन फाइबर पाया जाता है। क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर।
और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, केंद्रक द्रव्य जिसको कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बना रहे हैं, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, द्रव्य के रूप में घूमता रहता है। यहाँ 3 N3C हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ बाहरी आवरण जो होता है इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। और एक चीज जान लीजिए, N3C की हमने बात की, दूसरा क्या हो गया? N से न्यूक्लियोलस हो गया, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। इसको हम लिख दे रहे हैं हिंदी में भी, कोई भी पढ़ सकता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब होता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य हो गया। और ये केंद्रक झिल्ली हो गया। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली हो गया। ये हो गया N3। और C से जो हो गया, ये क्रोमैटिन फाइबर हो गया। क्रोमैटिन फाइबर, गुणसूत्रीय धागे, गुणसूत्रीय धागे। ये इतना होता है मित्रों, इसीलिए हमने यहाँ लिखा N3C। यहाँ ना लिख करके बल्कि हम इसको ऊपर लिख देते हैं। इसको हम कह सकते हैं N3C। ये N3C कह सकते हैं। 1 N, 2 N, 3 N और C आपका क्रोमैटिन फाइबर हो गया। मित्रों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है यहाँ वो भी एब्सेंट होता है। और इसीलिए इसके जो मैटर रहते हैं वो बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड रहते हैं। मित्रों, और एक चीज जान लीजिए, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में कौन राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम। तो आइए मित्रों देखते हैं 2-3 पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इन प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं, सेल कोशिकांग जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। ज्यादातर कोशिकाएं क्या होती हैं? कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में, किस सेल में मित्रों? प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में पहली चीज अभी हमने बताया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी केंद्रक झिल्ली, झिल्ली जो होती है वो एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसलिए इसके जो मैटर रहते हैं, जो न्यूक्लियर के सारे मैटर रहते हैं वो स्कैटर्ड रहते हैं। इसलिए न्यूक्लियस के सारे मैटर स्कैटर्ड होते हैं।
स्कैटर्ड मीन्स होता है बिखरे होते हैं। कैसे होते हैं मित्रों? बिखरे होते हैं। यहाँ जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? अब्सेंट होता है। और इसीलिए यहाँ जब ये गायब रहेगा, आप वैसे देख लीजिए, अगर ये बांड हट जाए तो सारे मोटर इधर उधर भागने लगेंगे। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल में ये होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? अब्सेंट होता है मित्रों। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? अब्सेंट। और इसीलिए यहाँ न्यूक्लियस के सारे मैटर क्या होते हैं? स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे रहते हैं। और एक चीज जान लीजिए, प्रोकैरियोटिक सेल में ऑल सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑल सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो क्या होता है? अब्सेंट होता है। यानी सभी जो है जितने कोशिकांग होते हैं न्यूक्लियर को छोड़कर, न्यूक्लियर भी पाया जाता है तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, यहाँ कह सकते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन राइबोसोम पाया जाता है? 70S। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, कैरियोटिक सेल में क्या पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है, मित्रों। अगर हम बात करें 70S क्या है? यूकैरियोटिक में 80S पाया जाता है, लेकिन 70S है क्या? ये क्या है? ये यस जो होती है एक सब यूनिट होती है, और इसका सब यूनिट जो होता है वो होता है 50S प्लस 30S। अब फिर भी ये यस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? यस जो है इसकी खोज एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सेदबर्ग। क्या नाम था? सेदबर्ग। इसकी खोज किसने किया था? सेदबर्ग नामक वैज्ञानिक ने। सेदबर्ग साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम से ये यस लगता है। 70S राइबोसोम की जो सब यूनिट होती है 50S प्लस 30S। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सर्कुलर डीएनए तो पाया जाता है, लेकिन विदाउट हिस्टोन प्रोटीन होती है, बिना हिस्टोन प्रोटीन के पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में वहाँ सर्कुलर डीएनए नहीं, बल्कि सर्कुलर डीएनए तो होता ही है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, लेकिन यहाँ विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ देख लीजिए मित्रों, तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल में सर्कुलर डीएनए प्लस विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यानी बिना हिस्टोन प्रोटीन के ये पाया जाता है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। यानी प्रोकैरियोटिक सेल सर्कुलर डीएनए, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सेल में सर्कुलर डीएनए होता है प्लस क्या होता है? सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए प्लस विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, बिना हिस्टोन प्रोटीन के ये लगा रहता है। और इसमें कौन डिवीजन होता है? सेल डिवीजन कैसा होता है? एमाइटोटिक, जिसको अभी हमने बाइनरी फिजन भी कहा था मित्रों। तो प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में एमाइटोटिक डिवीजन होता है, एमाइटोटिक डिवीजन होता है, इसे ही इस सेल डिवीजन को ही
इस सेल डिवीजन को ही बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन कहते हैं मित्रों। इस डिवीजन को क्या कहते हैं मित्रों? बाइनरी फिजन। यानी इनमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, अर्थात बैक्टीरिया वगैरह में, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में या आर्ची में, ये जो है आर्ची बैक्टीरिया भी होता है। तो यहाँ जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, उसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है और उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो एमाइटोटिक सेल डिवीजन या उसी को हम क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन सेल डिवीजन होता है। तो आइए मित्रों, अगला टॉपिक हम लोग दोनों यानी प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बीच डिफरेंट की बात करेंगे। मित्रों, अगला पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच अंतर के बारे में हम अगले क्लास में बात करेंगे। मित्रों, सभी मित्रों को देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद और सभी मित्रों को पुनः एक बार नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा मित्रों। धन्यवाद।